दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या भारत में अब सिर्फ राजनीति होती है और राजनीति के मापदंड ही इस देश की अर्थव्यवस्था की नियमावली तय करते हैं? इस देश के भीतर में पॉलिटिकल इकोनॉमी ही इस देश की असल इकोनॉमी है। इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता अपने हित साधने के लिए जो ऐलान करती है, क्या वही इस देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म है? इस देश के भीतर में बेरोजगारी की स्थिति, इस देश में उत्पादन का ठप होना, इस देश के भीतर में कॉरपोरेटीकरण सत्ता के नजदीक पहुंचकर जिन स्थितियों को जीता है, क्या वही इस देश में आर्थिक सुधार की नींव डाले हुए हैं? क्या वाकई भारत कभी ऐसा था? क्योंकि मौजूदा वक्त में जब जब अर्थव्यवस्था का आकलन होता है तो अक्सर ये शब्द निकल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से भी बदतर हो चली है। 1991 यह जिक्र इसलिए क्योंकि इसी साल भारत में आर्थिक सुधार की नींव पड़ी थी। 24 जुलाई 1991 उस वक्त देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और 24 जुलाई को जब वो बजट उन्होंने पढ़ा, उस बजट ने इस देश में नेहरू और इंदिरा की औद्योगिक नीतियों को ही पलट दिया। और जिस बाजारीकरण का जिक्र उस बजट में जिक्र किया गया था, उसकी पूरी रूपरेखा उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने खींची थी। एक लिहाज से वह पहली जनरेशन थी इस देश में आर्थिक सुधार को लेकर। दूसरी जनरेशन को अपनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए। तीसरी जनरेशन को मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने अपनाया, और जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब जरूरत इस देश को फोर्थ जनरेशन के इकोनॉमिक रिफॉर्म की थी। लेकिन मोदी के वक्त तक आते आते इस देश के भीतर में सिर्फ राजनीति और राजनीति ही इस देश की इकोनॉमी में तब्दील हो गई। और पूरा पीएमओ जिस तरीके से इस देश में सत्ता को संभालने के लिए या फिर सत्ता को और मजबूत करने के लिए या फिर इस देश के भीतर में कॉरपोरेट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनको भी सत्ता के साथ खड़ा कर सत्ता के अनुकूल जिंदगी जीने और मरने की परिस्थितियों में लाकर जब खड़ा कर गया तो यह माना गया इस देश में दरअसल पॉलिटिकल इकोनॉमी ही इस देश की इकोनॉमी है। क्योंकि मौजूदा वक्त में एक दो रिफॉर्म के वादे नहीं किए गए, एक लंबी फेरिस्त है। अगर मोदी काल को आप परखेंगे तो आपके जहन में कई सवाल आएंगे। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो कैश सब्सिडी थी वह भी इसी दौर में अपनाई गई। स्टार्टअप इंडिया इसी दौर में यानी मोदी काल में ही अपनाया गया। और इतना ही नहीं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे उन्हें भी मर्ज करके एक तरह से रिवैम्प करने की सोच इस दौर में ऐलानिया तौर पर की गई। जो भी फार्म लॉज थे उसको भी बदलने के लिए जिस तरीके से किसान आज आंदोलन कर रहा है उसको भी रिफॉर्म की श्रेणी में रखा गया। जो 3 कानून बनाए गए, यानी इस दौर में पॉलिसीज देखिएगा, चाहे वह लेबर कोड्स हो, चाहे वो एफडीआई पॉलिसी हो, चाहे वो उदय स्कीम हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हो, चाहे फूड ग्रेन्स जो कि गरीबों को दिए गए 80 करोड़ लोगों को कोविड काल में, ये सारी चीजें उस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिसको रिफॉर्म के मार्फत परिभाषित करने की कोशिश मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन इसके ठीक समानांतर जितना पैसा, जितनी इकोनॉमी इस देश में चुनाव पर खर्च हुई, इस देश के भीतर में सत्ता संभालने के लिए ही हाल में जब इस बात की जानकारी खुले तौर पर आई कि सरकार की नजर तो 36 राफेल खरीदे जाने के बाद उसकी और उनसे जुड़े उन किरदारों की जासूसी पर जा टिकी। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जो स्वायत्त इंस्टीट्यूशन भी रहे, चाहे वो सीबीआई ही क्यों ना हो, उसकी भी जासूसी करने से सरकार बाज नहीं आई। पेगासस तो इस डिजाइन में चला गया कि जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करना है, एक तरफ सीबीआई को भी मैनेज करना है, एक तरफ आरबीआई को भी मैनेज करना है, एक तरफ कॉरपोरेट को भी मैनेज करना है। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म के 30 साल के सफर में आज जब हम आपको ले चलेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर हो सकते हैं, क्या वाकई भारत 1991 से ज्यादा बदतर स्थिति में है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वक्त में एक अंधेरी गुफा में जा रही है? हमें लगता है कि आज इस सिलसिले को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब आप
उस सफर पर निकलते हैं जहां पर 1991 में आर्थिक सुधार, खुला बाजार, बाजार अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें निकल कर आई। तो एक सवाल लोगों के जहन में अक्सर रहता है, उस वक्त मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और मोदी से ठीक पहले मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। तो आर्थिक सुधार की एक मोटी लकीर इस देश में मनमोहन सिंह ने खींची। हमें लगता है इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। यह इसलिए जरूरत है क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव चुनकर लाए थे मनमोहन सिंह को इस देश के वित्त मंत्री बनाते हुए, क्योंकि इससे पहले जो देश में पॉलिसीज चली आ रही थी उसको उन्होंने सिरे से बदलने की कोशिश की, यानी 360 डिग्री में सारी चीजों को बदल दिया जाए। और भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर में जब पहला बजट तैयार हो रहा था तो हमारे पीछे एक किताब है पीवी नरसिम्हा राव की, उसमें तस्वीर बनी हुई है। यह किताब दरअसल विनय सेनापति ने लिखी है। इस किताब का नाम है हाफ लॉयन। इस किताब के भीतर में इस बात का जिक्र बहुत साफ तौर पर उभरता है कि किस तरीके से मनमोहन सिंह भी उतने कड़े रुख को अपना पाने की स्थिति में नहीं थे जितने कड़े रुख को पीवी नरसिम्हा राव बदलना चाहते थे। तो 1991 इस किताब के लेखक विनय सेनापति जो हैं, उन्होंने इसमें बाकायदा लिखा है कि मनमोहन सिंह जुलाई के मध्य में अपने टॉप सीक्रेट बजट का मसौदा लेकर पीवी नरसिम्हा राव के पास गए। उस समय एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी और एक भारतीय राजनयिक भी पीवी नरसिम्हा राव के पास बैठे हुए थे। उन्हें याद है, यानी उनके रेफरेंस का इस किताब में जिक्र किया गया है, उन्हें याद है कि जब मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के सामने एक पेज में बजट का सारांश रखा तो उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा था और इन सब के बीच मनमोहन सिंह लगातार खड़े रहे थे। फिर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह की तरफ देखा और कहा, अगर मैं यही बजट चाहता तो मैं आपको ही क्यों चुनता इस देश का वित्त मंत्री बनाने के लिए। यानी इस किताब में बहुत साफ है कि मनमोहन सिंह के बजट का पहला मसौदा शायद इतना सुधारवादी नहीं था जितना वो बाद में दिखाई देता है, और जिस बात का जिक्र पीवी नरसिम्हा राव चाहते थे बदलने के लिए वह उन्होंने तैयार किया कि मनमोहन सिंह को और दिलेर होना पड़ेगा। दरअसल यह एक सिर्फ विवरण भर है, यह बताने के लिए कि नींव जो आर्थिक सुधार के इस देश में डली उसके पीछे पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग था। मनमोहन सिंह उस पर काम जरूर कर रहे थे, इसलिए ध्यान दीजिए उस इकोनॉमिक रिफॉर्म को अपनाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो उन्होंने बहुत सारे नई नई चीजें लाई। टैक्स रिफॉर्म किया, टेलीकॉम पॉलिसी लेकर आए, पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, मैसिव तरीके से इस देश में सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया जो कि गोल्डन क्वाड्रिल के तौर पे जाना जाता है। उन्होंने जो पुराना अर्बन लैंड सीलिंग और रेगुलेटरी एक्ट जो 1976 का था उसको खत्म कर दिया, पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया। और उसके बाद देखिए जब मनमोहन सिंह आते हैं तो उस सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में जाते हैं जिसमें इस देश के भीतर में जो एक बड़ा तबका गांव में रहता है, पिछड़ा हुआ है, उसको कैसे साथ जोड़ा जाए। और इसीलिए उसी दौर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है, हर को भोजन मिलना चाहिए। मनरेगा उसी दौर की उपज है, सर्व शिक्षा अभियान उसी दौर की उपज है, आधार कार्ड उसी दौर में बनता है। इतना ही नहीं, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी वह भी उसी दौर में बनती है। और जो कहते हैं कि एमआरटीपी एक्ट जो था उसको उन्होंने खत्म कर दिया, और जो सेलिंग अप पीएफआरडीए जिसको कहते हैं कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको भी नए तरीके से उन्होंने ढालना शुरू किया। इस बीच में कई रुकावटें भी आई। 94 में इकोनॉमिक रिफॉर्म ढीला भी पड़ा। 96 में जब हार गए पीवी नरसिम्हा राव तो उसके बाद बड़ी अनस्टेबल गवर्नमेंट्स आई थी, आई के गुजराल, देवेगौड़ा, जो कुछ नहीं कर पाए। फिर 2011 से 14 याद कीजिए, जिस समय कोयला घोटाला उफान पे, जिस समय 2G घोटाला उफान पे, इस देश के भीतर में एक के बाद एक घोटाले, उस दौर में सही मायने में कही तो पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था। लेकिन सवाल आज का है, सवाल इस दौर में नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी के दौर में जब हम इन बातों को पढ़ रहे थे कि उन्होंने कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म के रास्ते अपनाए और मौजूदा वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था कितनी डामाडोल है, इसको एक चीज समझिए कि इसी दौर में जीडीपी 11 बरस में सबसे नीचे गई। इसी दौर में 41 बरस में जितना भी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट मनी सिमटी नहीं थी, लगभग 7%, वह इसी दौर में सिमटी है। लेकिन बात इससे आगे नहीं निकलेगी। बात इसके आगे की यह है कि मोदी ने अपने तौर पर हर चीज का विकल्प खुद को बना लिया।
वित्त मंत्री कोई मायने नहीं रखता इस देश के भीतर में, और मौजूदा वक्त में आपसे कोई पूछ दे वित्त मंत्री क्या करती हैं तो आप कहेंगे वह थोड़ा इस देश की अर्थव्यवस्था तय करती है। अर्थव्यवस्था तो पॉलिटिक्स तय करती है, ये सही है। लेकिन ध्यान दीजिए, इकोनॉमी को कैसे मोल्ड किया गया। इकोनॉमी को पार्टी फंड से जोड़ा गया। इकोनॉमी को इस रूप में डेवलप किया गया कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई पॉलिटिकल फंड ना जाए। इस तरीके से क्रिएट किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को जब हम प्राइवेटाइज करेंगे या डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो वह भी जिन हाथों में जाएगा उसके जरिए भी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा जो सत्ता में है, यानी बीजेपी के पास है। और बीजेपी यानी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी, और उनकी दृष्टि से चुनाव उन्हें हर जगह जीतना है, लड़ना है, खरीद फरोख्त होनी है और सारी चीजें उनके अनुकूल होनी है। और इसी प्रक्रिया में आरबीआई की क्या स्थिति हुई, बैंक मर्जर की क्या स्थिति हुई, इस देश के पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनियां थी जिनको बेचा जाने लगा उनकी क्या स्थिति हो गई। और अब सामने हमारे भारत पेट्रोलियम खड़ा है, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाला संस्थान भी किसके हाथ में बेचा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति हुई, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे स्टेशन किन हाथों में सौंपे गए। इस देश में लाल किला और ताजमहल तक किसी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। जो माइंस की स्थिति है वह किन प्राइवेट हाथों में दिए गए, जो पावर है वह किन हाथों में दिए गए। इतना ही नहीं, जो गोडाउन्स हैं, जो एफसीआई के पैरेलल में जिनके हाथों में गोडाउन दिए गए वह भी किन कॉरपोरेट के हाथ में दिए गए। इतना ही नहीं, बल्कि जो सीमेंट की फैक्ट्री है वह भी इस देश में राजनीतिक सत्ता चलाने वाले के परिजन और बच्चे चलाने लगे। इस देश के भीतर में जो आयरन ओर निकलता है, जो माइंस है, जो स्टील है, वह भी संयोग से उसका भी पॉलिटिकलाइजेशन हो गया। जो इतना ही नहीं, जो अलग अलग राज्यों में बालू माफिया, जो इससे पहले राजनेताओं या सत्ता के करीब रहते थे, उन्हें कमीशन देते थे, इस दौर में उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो बालू माफिया भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए, या फिर जो पॉलिटिक्स में थे उन्हें ही बालू माफिया में अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि कमाई वहीं से हो पाती है। यानी एक ऐसी लकीर है जिस लकीर पर जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपके जहन में बार बार एक चीज आएगी, इसका मतलब है इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं हो रहा था क्या देश में। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, क्या ये नहीं सोचा गया। हमें लगता है कि इसके लिए कुछ जानकारी और होनी चाहिए। जानकारी इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब इस देश में किसान बहुत कम दायरे में आता है, गरीब बहुत कम दायरे में आता है, ग्रामीण जीवन बहुत कम दायरे में आता है। जो आता है वो कॉरपोरेट आता है। लेकिन जरा कोशिश कीजिए समझने की, जो 2017 में आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, उसमें इस बात की इजाजत दी गई कि जो भी कॉरपोरेट समझता है कि उसकी हालत खस्ता है, वो कंगाल हो चला है, चाहे उसने बैंक से लोन लिया हो, यानी जनता के पैसे को उसने बैंक से उठाया हो, लेकिन उसे अगर लगता है वो कंगाल हो चला है तो वह अप्लाई कर सकता है आईबीसी के सामने। अब आप कल्पना कीजिए कि 2017 से लेकर 2021 तक कितने ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, जिनका काम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग करना था, जिसका काम इस देश में रियल एस्टेट को आगे बढ़ाना था, जिनका काम इस देश में कंस्ट्रक्शन का काम करना था, जिनका काम इस देश में होटलिंग को आगे बढ़ाना था, ट्रेड करना था, ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाना था। ऐसी ऐसी कंपनियां इस देश में कंगाल होने लगी। उनकी संख्या 2017 में जब इस आईबीसी कोड को बनाया जाता है, उसी समय 37 कंपनियां सामने आती हैं, खुद को कंगाल घोषित करती हैं। 2017 से शुरुआत होती है। अप्रैल 2017 से उसके आगे जब बात बढ़ती है, यानी शुरुआत होते ही 37 कंपनियां, और अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच में 706 कंपनी और आ जाती है। उसके बाद अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच में 1156 कंपनियां और आती और कहती हम भी कंगाल हो गए। उसके बाद अप्रैल 2019 से मार्च 2020 यानी कोविड से ठीक पहले वाले साल में, उसमें सबसे ज्यादा कंपनियां इस देश में खुद को कंगाल घोषित करती है, 1978। और जो कोविड का काल था, जो हम लोग अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के बीच में आए, जो दूसरी लहर से ठीक पहले तक की परिस्थिति थी, उसमें भी 499 कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करते हैं। और जो दूसरी लहर शुरू हुई अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों के भीतर भी इस देश में 164 कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करती है। अब आप कल्पना कीजिए, जब सबको मिलाइएगा तो 4540 कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट
या बड़ी कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है, जो ट्रेड से जुड़ी है, जो होटलिंग से जुड़ी है, ये सारी कंपनियों ने 4,540। तो क्या ये कंपनियां फेक थी? अगर ये फेक होती तो इन्होंने जितनी रकम बताई अपनी, वह रकम तो फेलियर नहीं होनी चाहिए थी, वो रकम तो रहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जब एवरेज निकाला गया तो पता चला कि एवरेज भी 1,000 करोड़ से ज्यादा का रहा है इन कंपनियों से जो जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की भाषा थी इस देश के भीतर में, उसका पॉलिटिकलाइजेशन मोदी काल में कुछ इस तरीके से हो गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिटिकल रिफॉर्म के तौर पर आ गया, जिस पॉलिटिकल रिफॉर्म में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई चंदा जाएगा, ना ही इस देश का कोई कॉरपोरेट विपक्ष की किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पर हाथ रख सकेगा, ना ही विपक्ष की कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए कहीं से पैसा जुगाड़ कर पाएगी। क्योंकि अगर जुगाड़ेगी और सारी चीज करेगी तो फिर उसकी जासूसी भी हो रही है और छापे भी पड़ रहे हैं। यह एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भारत के भीतर में निकल कर आया जो शायद दुनिया के उन देशों में आता है जहां पर निरंकुश शासक और सत्ता है। लेकिन हम तो 30 साल के इकोनॉमिक रिफॉर्म पर आपसे बात कर रहे हैं, और 30 साल के इस सफर में पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद नरेंद्र मोदी का जिक्र आते ही ये आपको समझना होगा कि जितनी भी कंपनियों ने खुद को कंगाल किया और उसके साथ जुड़े हुए कितने लोगों के रोजगार चले गए। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इस, मान लीजिए इसको आप 100% मान लेते हैं, तो 40-41% मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कॉर्पोरेट थी जिन्होंने अपने आप को कंगाल कर दिया, इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने आपको कंगाल कर दिया, और उनसे जुड़े हुए 1,75,00,000 लोगों की नौकरियां छिन गई। जो अनऑर्गेनाइज्ड भी हमने जोड़ा है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों को जोड़ा है और उसका ये हिस्सा निकाला। दूसरी स्थिति थी रियल एस्टेट, तकरीबन 20% उसकी हिस्सेदारी रही इस कंगाल होने की परिस्थितियों में। 20% का बहुत साफ है कि अगर 4,540 है तो लगभग 900 कंपनियां ऐसी थी जो कि सीधे सीधे रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थी। 1,800 कंपनियां ऐसी थी जो सीधे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई थी, और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई लगभग 450 कंपनियां थी। इन को मिला लीजिएगा, जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो लोग काम कर रहे थे, लगभग 3,60,00,000 लोगों के पास काम नहीं रहा, जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में, यानी जो वेतन ले रहे थे, उठाते थे महीने में, और जो दिहाड़ी पे भी काम करते थे, इनके पास काम खत्म हुआ। इसी तरीके से ट्रेड से जुड़े हुए तकरीबन 75,00,000 लोगों के पास से काम छिन गया, और उसका लगभग 450 से ज्यादा कंपनियां जो ट्रेड से जुड़ी हुई थी वो दिवालिया हो गई। इकोनॉमिक रिफॉर्म की ऐसी बदहाली शायद 91 से पहले जब आप चले जाएंगे, जब इस देश में इकोनॉमिक स्थितियां अपनाई जा रही थी और एक कंगाली की परिस्थिति थी, तो उन्होंने इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए और इस देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए जो भी काम किया था वो इकोनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा था। मौजूदा वक्त में उसको लेकर एक बिल्कुल नया नजरिया निकल कर आता है जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, होटल, अदर्स लगभग 11% है। कुल मिला के जब इन्हें आप जोड़िएगा, जिन कंपनियों के पास कंगाल होने की स्थिति आ गई, तकरीबन उनका आंकड़ा जो निकलता है वो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का निकलता है। इस देश में उसने 5 करोड़ लोगों के रोजगार को छीन लिया, वो कंगाल हो गए। जिनकी कंपनियां थी वो कंगाल नहीं हुए, उनकी कंपनियां कंगाल हुई क्योंकि उन्होंने और उनके लिए जो व्यवस्था थी उसमें उन्हें बैंक से लिए गए कर्ज को सरकार रिटर्न ऑफ करने से कतराती घबराती नहीं है। शायद इसीलिए इस दौर में भारत की जो जीडीपी है उस पर जो कर्ज है, अगर केंद्र और राज्य का कर्ज दोनों मिला दीजिएगा जीडीपी पर, यानी डेब्ट टू जीडीपी जो है उसके लिहाज से देखिएगा तो 2016 तक में, यानी जिस समय नोटबंदी नहीं आई थी उस समय तक 68.5% कर्ज था जीडीपी के हिसाब से, जो आज बढ़कर 91.7% हो गया है। और इसमें जब हमने पता किया कि S&P जो ग्लोबल रेटिंग कंपनी है उसने एक प्रोजेक्शन दिया है, वो प्रोजेक्शन भी कमाल का है। उसके मुताबिक भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो मानकर चल रही है कि अगले साल वो 9% होगी, वो मानकर चल रही है कि उसके बाद 8% होगी 2023 में, वो मानकर चल रही है 2024 में वो 6% होगी, और 6.5% 2025 में होगी। यानी 2025 तक का जो उसने एनालिसिस किया उसके मुताबिक 91.7% जो डेब्ट टू जीडीपी है, जो कर्ज है, वो बरकरार रहेगा।
यानी भारत की अर्थव्यवस्था किस नाजुक परिस्थिति में है, उसका एक एनालिसिस अगर ये है तो इसका एक दूसरा एनालिसिस इसके ठीक पैरेलल में है। जब हम आपसे इन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे कि कैसे कैसे किस किस रूप में चीज़ें डेवलप होती चली जा रही है, तो अगला हिस्सा सबसे बड़ा ये आया कि भारत की इकोनॉमी अगर टोटल पॉलिटिकल इकोनॉमी के आधार पर चल रही है और उस पॉलिटिकल इकोनॉमी के भीतर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, होटल सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स के पास अगर मुश्किल होती चली जा रही है, तो आने वाले वक्त में भारत वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे जिसके बाद ये कहा जा सके कि भारत की इकोनॉमी में सुधार लाया जा सकता है। यहीं पर सबसे बड़ी बात है, हम जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म के जनरेशन को मोदी काल में फोर्थ जनरेशन में देखना चाहते थे, उसमें जब हम आपसे फहरिस्त का जिक्र कर रहे थे तो ध्यान दीजिए, जैसे फार्म लॉज लाए गए, 3 कानून लाए गए, किसान विरोध कर रहे हैं। जैसे इस देश में लेबर कोड्स लाए गए, लेबर कोड जो लाया गया उसका लेबर विरोध कर रहा है। जो हमारे यहाँ स्टार्टअप इंडिया है, उस स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो 2.3% है। जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन टारगेट करके जो काम किया गया उसका उल्टा असर हो गया, हमारा इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते चला जा रहा है। जिस स्मार्ट सिटी पर जितना खर्च किया गया, हमारे पास कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। जिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया जिसमें हम लोग प्राइस को स्टेबल कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके रेट को मैनेज कर सके, वह भी उल्टा पड़ गया। जो मेक इन इंडिया की प्रोसेस में आए, तो मेक इन इंडिया में हमारे डिफेंस सेक्टर को भी इसीलिए 100% खोल दिया गया कि शायद बाहर से हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। कोई टेक्नोलॉजी निकल कर नहीं आई। जो जीएसटी था उसका विरोध व्यापारी ही करने लगे। यानी इस पूरी फहरिस्त में चूंकि सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े हुए जो भी ऐलान हो रहे थे वो सारे ऐलान पॉलिटिकल थे, तो क्या आने वाले वक्त में जब मोदी सत्ता नहीं रहेगी तो इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने से पहले तो आपको एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरना होगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है, और जैसे ही आप पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन शब्द कहते हैं उसका मतलब यह है कि इस देश की जनता ही इस देश की अब राजनीतिक लकीर को तय करेगी। यानी जो पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तय नहीं कर पाएगी। तो इस देश की पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की परिस्थितियां ही शायद आने वाले वक्त में इस देश के इकोनॉमिक ढांचे को भी बदल दे। आंदोलन इस देश में किसानों के हो रहे हैं, हम इस पे अगले एपिसोड में आपसे जिक्र करेंगे। उसको लेकर भी कुछ सवाल हमारे जहन में अभी भी हैं और वो खुद भी अपने सवालों को जन्म दे रहा है। लेकिन जब आप मौजूदा वक्त में निकल कर आएंगे तो आपके जहन में 2-3 सवाल तुरंत आने चाहिए। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेगासस के जरिए जो जासूसी की परिस्थिति निकल कर आई, अब आप कल्पना कीजिए सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, इन दोनों के बीच झगड़ा इतना होता है कि 21 अक्टूबर 2018 को वर्मा जो डायरेक्टर है वो स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ कहते हैं क्रिमिनल केस इनके खिलाफ दर्ज किया जाए, आपराधिक एक्ट इनके खिलाफ दर्ज किया जाए। 2 दिन बाद वही शख्स आस्थाना जो है वो आस्थाना सीवीसी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि दरअसल ये गड़बड़ कर रहे हैं जो सीबीआई डायरेक्टर हैं, और उसी रात ऑपरेशन हो जाता है। जो सीबीआई हेडक्वार्टर के भीतर ऑपरेशन होता है, जैसे ही 23 तारीख को ऑपरेशन होता है आलोक वर्मा हटा दिए जाते हैं और जैसे ही हटते हैं उनका फोन टैपिंग शुरू हो जाती है। आस्थाना की भी फोन टैपिंग शुरू हो जाती है, सीबीआई से जुड़े हुए AK शर्मा की भी फोन टैपिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब है इस देश के भीतर में सत्ता हर चीज अपने अनुकूल पाती है। और इस पूरी प्रोसेस में इसलिए राफेल का जिक्र यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो भारत की इकोनॉमी को मजबूत नहीं करता है बल्कि पार्टी को मजबूत करता है। वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पार्टी अनिल अंबानी का नाम निकल कर आता है, उसकी कंपनी को। लेकिन अनिल अंबानी भी कहीं खुफियागिरी करके इधर से उधर जानकारी ना दे, उनका भी फोन टैप होता है। उनका जो ट्रबल शूटर माना जाता है टॉनी, उसका भी फोन टैप होता है। इतना ही नहीं, जो भारत में मौजूद हैं, फ्रांस के जो लोग मौजूद हैं, उनका भी फोन टैप होता है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी इकोनॉमी का हिस्सा शायद एक ऐसे फ्रॉड एस्पेक्ट में चला गया है जिसकी पहली और आखिरी जरूरत पॉलिटिकल इकोनॉमी है और पॉलिटिक्स है। यानी इस 30 साल के सफर का बंटाधार 2021 तक आते आते कुछ इस तरीके से हो गया है कि अब आने वाले वक्त में जब इस देश की इकोनॉमिक रिफॉर्म की कोई सोचेगा तो उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा,
क्योंकि वो सारी परिस्थितियां गायब हो गई जिस इकोनॉमी को आप धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे। और शायद इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिए तो 2011 तक जब इस देश में घोटालों की चर्चा शुरू नहीं, तो 2011 तक भारत की इकोनॉमी को देखिए, उस मिडिल क्लास की ग्रोथ को देखिए, इस देश के भीतर में रोजगार की स्थितियों को देखिए, इस देश में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए, तब आप समझ पाएंगे ग्रोथ क्या हो रहा था। लेकिन 2011 से जो पॉलिसी पैरालिसिस शुरू होता है और पॉलिटिक्स भारत में बदलती है और एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता को बहुमत के साथ सत्ता में लाती है, उसके बाद सारी चीजों का पॉलिटिकलाइजेशन इस देश में शुरू हो जाता है। तो आखिरी बात यही है, भारत क्या राजनीतिक गुलाम इस दौर में बना दिया गया है? यानी मोदी सत्ता ने भारत को राजनीतिक तौर पर गुलाम बना दिया है। और राजनीतिक गुलामी का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी उस राजनीति के अधीन है जिस राजनीति की पहली और आखिरी जरूरत सत्ता में बने रहने के लिए ही इस देश के तमाम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को भी अपने लिए काम में लगाना है। यह सफर कितना कठिन रहा भारत के लिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आने वाला वक्त भारत के लिए और कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है और वह महत्वपूर्ण स्थितियां भारत को किस त्रासदी की तरफ ले जा रही है। इसके लिए क्या वाकई देश सचेत है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विजन है कि वह कौन सा रास्ता अख्तियार करे? नहीं होगा, क्योंकि हर कोई इस राजनीतिक गुलामी से ही लड़ रहा है और उसी से मुक्ति का रास्ता खोज रहा है, जबकि तमाम पॉलिटिशियंस के कंधे पर करप्शन और क्रिमिनल के बैग लटके हुए हैं। तो ये लोग कैसे रास्ता खोजेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।